तो अखिलेश यादव को भी सुन लिया आपने। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार आप कीजिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं निपुण आलम्बियान जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे साथ अश्विनी शाही, नेता बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका भी। आज जो हमने देखा सदन के भीतर क्या कुछ हुआ, कल सुबह 11 बजे का इंतजार सभी को करना है, लेकिन विपक्ष ये चाह रहा है कि डिप्टी स्पीकर उन्हीं का हो। स्पीकर पद देने को तैयार है, आपने सरकार बनाई है, नाम जो आप सामने रखेंगे उस पर सहमति बनती नजर आएगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर के विपक्ष भी लगातार अड़ा हुआ है कि ये इसके हकदार हम हैं, हमें ये पद मिलना चाहिए। दिक्कत क्यों? जी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक परंपरा रही है और वो परंपरा का निर्वहन भी हमेशा जो है, जब कांग्रेस विपक्ष में रही है तभी निभाया गया है। ये भी आप ध्यान दीजिए। आप निपुण जी बैठे हैं एक बार और आपके पास भी पूरी होगा, जब कांग्रेस विपक्ष में रही है तभी इस परंपरा की बात उसको याद आती है, नहीं तो नहीं आती है। नेहरू जी के जमाने से और देखते रहिए कब कौन जो है विपक्ष का उन्होंने बनाया उपाध्यक्ष, नहीं बनाया है। कांग्रेस की सरकार में कितने, एक डीएमके का बना है उसके पास उपाध्यक्ष और एक और दूसरे दल का बना हुआ है, बाकी कोई उपाध्यक्ष उन्होंने विरोधी दल का नहीं बनाया है। तो अपने समय परंपराएं भूल जाते हैं। राहुल जी परंपरा याद दिला रहे हैं, लेकिन राहुल जी किस तरीके से कहते हैं कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष ही नहीं होगा, चुनाव कराइए भाई। कभी चुनाव नहीं हुआ है। ये इतिहास में हमको लग रहा है कि शायद पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है जबकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये विपक्ष की तानाशाही इस तरीके से दिख रही है कि हम सत्ता पक्ष को झुका देंगे। सत्ता पक्ष जीता नहीं है, सत्ता पक्ष हार के सरकार चला रहा है, ये लोग जीते हुए हैं। तो वो देखने दीजिए अपने आप। कल सभी विपक्ष के लोगों को, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, ममता जी ने थोड़ा सा टीएमसी के लोगों ने बता दिया है, बाकी की कल शाम तक इन लोगों की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी क्या औकात शब्द पर नहीं यूज करूंगा, लेकिन कितनी राजनीतिक हैसियत है वो पता चल जाएगा कल शाम को। और सभी जो इनकी शर्त है कि हमारे इस हिसाब से करिए। देखिए, राहुल गांधी जी एक वरिष्ठ नेता हो चुके हैं, माननीय सांसद हैं। इस तरीके से झूठ बोलना, वो भी नेशनल मीडिया के सामने, कि माननीय राजनाथ जी ने कल से खड़गे साहब को पलटकर फोन नहीं किया। और माननीय राजनाथ जी बहुत ही सीजन नेता हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और कल से हमारी 3 बात हो चुकी है। तो ये कौन झूठ बोल रहा है भाई? राहुल गांधी किस तरीके से क्या चाहते हैं देश चलाना, क्या देश की जनता को बताना चाहते हैं? राहुल गांधी जी एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव करना ठीक है, ये परंपरा न निभाइए, चुनाव करा दीजिए, वो भी दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ये लोकतांत्रिक। ठीक है, निपुण जी का मैं रुख करूंगी। और बार बार जिस तरीके से राहुल गांधी की बातों को आप कोट कर रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा है एक बार अपने दर्शकों को फिर बता देते हैं, उसके बाद मैं रुख करूंगी। राहुल गांधी की तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते कुछ है, करते कुछ है। बीजेपी ने हमसे समर्थन मांगा था तो हमने स्पीकर पर, राहुल गांधी ने ये कहा कि हम समर्थन ये देने के लिए तैयार है स्पीकर को। यानी कि इंडिया गठबंधन के अलावा कांग्रेस पार्टी की सिर्फ बात करें तो राहुल गांधी की तरफ से बातें कही गई। डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को मिले, ये मंशा इनकी तरफ से सामने रखी गई है। बीजेपी ने विपक्षी दल के नेताओं से बात भी की है और इंडिया गठबंधन के सुरेश को मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया। डिप्टी स्पीकर पर कोई कॉल नहीं आई। राहुल गांधी ने ये क्लेम किया, पीएम कहते कुछ है लेकिन करते कुछ है। यानी कि सीधे तौर पर इन्होंने एनडीए पे निशाना साधा, बीजेपी पे निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने हमसे समर्थन मांगा स्पीकर पद के लिए, हम वो देने को तैयार हो गए, लेकिन जिस डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के बात हो रही है, इंडिया गठबंधन को मिलना चाहिए, ऑपोजिशन को मिलना चाहिए, उस पर सहमति बनती नजर नहीं आई। सामने आकर कहते कुछ है लेकिन फैसला कुछ और ही लिया जाता है। निपुण जी, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं इस पार्टी में, लेकिन जब वक्त आता है कि उसको अमल कर लिया जाए तो वो बैक स्टेप पे चले आते हैं। यानी कि आपका स्पीकर हो, हमारा डिप्टी स्पीकर हो, इस फॉर्मूले पे बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें देखिए कल सुबह 11 बजे का इंतजार करना होगा। स्पीकर पद को लेकर के भी चुनाव होने जा रहा है। देखिए, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान का जो आर्टिकल 19(3) है और लोकसभा की जो नियमावली है, उसमें इसको लेकर किसी तरह का कोई प्रोविजन ये नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। उसमें यह है कि साधारण बहुमत से क्या होगा, निर्वाचन किया जाता है। लेकिन था क्या कि हम देखें कि एक परंपरा हमारे यहाँ पे बन गई कि चाहे वो अध्यक्ष हो और चाहे वो उपाध्यक्ष हो, यानी कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो, दोनों को ही एक परंपरा बना ली गई थी कि अध्यक्ष जो है वो आपका क्या होगा, रूलिंग पार्टी से होगा। हालांकि 2 बार ऐसा हुआ, 12वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा, जब बाल योगी और जोशी जी, ये दोनों जो थे आपके सत्तारूढ़ दल के नहीं बल्कि गैर सत्तारूढ़ दल के आए। ये 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी एक
14वीं और 13वीं लोकसभा से सहमति बनी थी, जब आपके स्पीकर थे रवि रे, तो उन्होंने परंपरा बना दी थी कि भाई हमेशा रूलिंग पार्टी से स्पीकर होना चाहिए। और डिप्टी स्पीकर की भी एक परंपरा बनाई गई थी कि डिप्टी स्पीकर जो है आपका अपोजिशन से हो। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो अपोजिशन से हो तो उसमें कंडीशन ये है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी के पास मिनिमम 10% सीटें होनी चाहिए। पिछली बार क्या था कि जो हम देखें विपक्ष के पास में किसी भी पार्टी के पास में 10% सीटें नहीं थी, तो इसलिए डिप्टी स्पीकर का विपक्ष से आने का मतलब ही नहीं बनता था। इस बार जिस प्रकार से हम बात करें तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगर हम परंपराओं की पालन की बात करेंगे तो पहले तो बात, अगर स्पीकर का इलेक्शन भी होता है तो रूलिंग पार्टी के पास में क्या है, पूरी मेजोरिटी है और मेजोरिटी के माध्यम से वो कर लेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी जो प्रयास कर रही है कि जो एक परंपरा रही सर्वसहमति से स्पीकर का होना चाहिए, इससे क्या लाभ होता है कि जो सदन का संचालन करने की एक गरिमा बनी रहती है कि हाँ भाई सभी ने हमारा अपना लीडर चुना है, सभी ने अपना क्या चुना है, सदन का नेता चुना, वो सॉरी आपको सदन को संचालन करने वाला पीठासीन अधिकारी सुना है। तो इससे क्या होता है कि आपके एक परंपरा को या सदन को चलाने में मदद मिलती है। तो मैं मानता हूं कि किसी भी तरीके से रूलिंग पार्टी का स्पीकर ना होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वैसे भी होगा तो सिंपल मेजोरिटी से होगा। सिंपल मेजोरिटी उपस्थित मतदान देने वालों का आधे से अधिक होती है, तो 293 से ज्यादा नंबर हमारे पास में रूलिंग पार्टी के पास में है, तो ऑटोमेटिकली वो अपना क्या करा लेंगे, स्पीकर बदल लेंगे। और ये बात कहना कि डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए या विपक्ष का होना, वो रूलिंग पार्टी का नहीं होना चाहिए, तो पिछली बार ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। पिछली बार क्या था कि 545 का 10% भी नहीं था, यानी कि 44 के करीब आपका कांग्रेस के पास था। इस वजह से डिप्टी स्पीकर पिछली बार नहीं बना था। लेकिन हम उससे पहले देखें तो डिप्टी स्पीकर की परंपरा भी लगभग यही रही है। डिप्टी स्पीकर को लेकर कहीं आपत्ति जताई गई है। पहले बात ये बन रही थी और राहुल गांधी को भी हमने सुन लिया, अखिलेश यादव को भी हमने सुन लिया है, ये सभी तैयार थे कि चलिए स्पीकर आपकी पार्टी से होगा, डिप्टी स्पीकर हमारी पार्टी से लेकिन होना चाहिए। ये चीज एनडीए की तरफ से स्पष्टीकरण इसका नहीं दिया गया और जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से नहीं दिया गया। उसके बाद ये पार्टियां ऐसे अड़ गई हैं कि जब आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो फिर हम आपकी चीज को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसका इन्होंने अपोज करना शुरू किया। और आज हमने देखा स्पीकर पद को लेकर भी अब पहली बार चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। जी, इसमें क्या होगा, देखिए नुकसान किसका होगा, विपक्ष का होगा। अगर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर का भी निर्वाचन की बात करते हैं तो मैं फिर कहूंगा कि रूलिंग पार्टी के पास में क्या मेजोरिटी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक फिर प्ले कार्ड कर लीजिए या एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है कि हम स्टार्टिंग से ही जो है ना वो सरकार को काम नहीं करने देंगे। और सरकार अब मजबूत सरकार नहीं है। एक या तो दो चीजें, या तो हम काम नहीं करने देंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स में हम ले सकते हैं, या पॉजिटिव तरीके से विपक्ष मजबूत है और हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, सरकार से लोहा लेंगे। तो दोनों चीजें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपका क्या होगा, निर्वाचन होता है तो निर्वाचन साधारण बहुमत से होगा, तो साधारण बहुमत से तो आंकड़ा ही नहीं है विपक्ष के पास में, तो फिर ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हाथ छुड़वा लेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है जो ऑपोजिशन की पार्टी है उनके लिए कि स्पीकर चलिए आपका नहीं होगा, ये रूल भी है और जो नियम है उसको आपने बताया भी है, रूलिंग पार्टी का ही होता है, एक नियम बना दिया गया है। लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर के भी इससे क्या मजबूती मिलेगी ऑपोजिशन को? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम स्पीकर की बात करते हैं, डिप्टी स्पीकर देखते हैं और फिर उसके बाद 10 लोगों का एक डिप्टी स्पीकर का पैनल भी बनता है, तो टोटली 12 मेंबर हो जाते हैं। होता क्या है कि जब पीठासीन अधिकारी होता है तो पीठासीन अधिकारी जिस भी मेंबर को बोलने का समय देता है उसको निर्धारित करता है, सदन के संचालन करता है। लेकिन 2-3 शक्ति ऐसी होती हैं जो स्पीकर की बहुत मजबूत शक्तियां होती हैं। जैसे आपका एक तो आपका जो हमारे कहते हैं ना जो धन विधेयक जिसको मनी बिल बोलते हैं उसको अप्रूवल करना, लेकिन उसमें भी डिप्टी स्पीकर कभी देखा नहीं गया क्योंकि स्पीकर ऐसे मामलों में खुद ही आकर पीठासीन अधिकारी बन जाते हैं। और फिर आपका लाभ के पद को लेकर तय करना होता है या सांसदों की अयोग्यता वाले प्रश्न में विचार करना होता है, ये 2-3 शक्तियों में। लेकिन स्पीकर कई बार क्या होता है ना कि पूरा समय तो संचालन नहीं कर सकते कि पूरा दिन बैठ के सदन का संचालन करें, उस समय डिप्टी स्पीकर बैठते हैं। और डिप्टी स्पीकर विपक्ष से होता है तो विपक्ष को लगता है कि हमको बोलने का समय ज्यादा मिलेगा, हमारी बातों को ज्यादा सुना जाएगा, उस प्रकार की बात होती है। लेकिन संविधान ये भी कहता है कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन हो जाए, यानी कि दोनों का निर्वाचन हो जाए, तो उनका पार्टी से लिंक खत्म हो जाता है, फिर वो सभी पार्टी के हो जाते हैं। और जैसे ही उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होगा तो फिर वो उसी पार्टी में वापस चले जाते हैं। लेकिन 5 साल जब तक रहेंगे, लेकिन देखिए ये केवल सैद्धांतिक बात है, संवैधानिक बात है। हम देखेंगे कि जब आपका रूलिंग पार्टी से स्पीकर होगा तो डेफिनेटली वो रूलिंग पार्टी का पक्ष ज्यादा लेता है, या किसी भी आप पार्टी को आप देखेंगे तो उसी लेकर बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक देश के सामने, मीडिया के सामने एक मैसेज देने का प्रयास है कि विपक्ष जो है इस बार बहुत मजबूती से है और हम मोर्चाबंदी के साथ में। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे होंगे
कि टीएमसी जो है, आप टीएमसी को देख रहे हो, टीएमसी सुरेश जी के नाम पर सहमत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम रूलिंग पार्टी के अंदर खेमाबंदी को देखते हैं, कमजोर होने का प्रयास करते हैं, तो विपक्ष में कौन सा खेमाबंदी बहुत मजबूत हो रही है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। इससे देश भी क्या लेगा, सीरियसली लेगा, और जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का पालन होना चाहिए। फिर क्या होगा कि संविधान की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परंपराओं पे चलती हैं। फिर बीजेपी कहेगी जब आपने परंपराओं को नहीं माना तो फिर हमसे परंपराओं की उम्मीद क्यों करते हैं। और मुझे लगता है कि वो अगली फील्डिंग तैयार हो रही है कि कल को जब बीजेपी गवर्नमेंट यानी रूलिंग जो पार्टी है वो परंपराओं का उल्लंघन करेगी तो फिर ये कहेंगे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ दूर की तस्वीर देखकर भी विपक्ष इस कार्य को कर रहा है। अब ठीक है, जाहिर सी बात है, हमने ये देखा भी है जब सदन की कार्यवाही शुरू भी होती है तो किस तरीके से स्पीकर पे इल्जाम भी लगते हैं कि वो रूलिंग पार्टी का पक्ष ले रहा है। और पिछले कुछ सालों में तो हमने ये देखा है प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता ही गया, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी। बहुत स्वागत है सर आपका, चर्चा में आप भी जुड़े। इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिरकार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के इतनी ज्यादा टकराव की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है सदन के भीतर में। आप कह रहे हैं कि पहले बात इस चीज को लेकर के हुई थी कि चलिए स्पीकर जो होगा रूलिंग पार्टी का होगा लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। राहुल गांधी सामने आते कहते हैं बात कुछ करते हैं बीजेपी वाले और आकर के निर्णय कुछ और ही लिया जाता है। यानी कि एक तरीके से धोखा देने की बात वो कह रहे हैं कि अपनी बातों पर ही सहमत नहीं रहते हैं। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 72 सालों के बाद एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि स्पीकर पद को लेकर भी चुनाव होगा। बड़ी बात यह है कि सुरेश को लेकर के खबरें आ रही है कि टीएमसी खफा है, गठबंधन का हिस्सा वो भी है लेकिन वो भी खफा है, दो टूक है आपकी पार्टी के भीतर भी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल देश की जनता के साथ ही धोखा देने का काम नहीं करती है, केवल भारत माता के साथ ही धोखा देने का काम नहीं करती है, बल्कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी करती है और विपक्ष के साथ तो वो करती है। आपके साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? इतनी नाराजगी क्यों चुनाव के बाद? अब तो सदन आप सभी मिलकर चलाएंगे तभी चल पाएगा। ये बात तो इन्हें समझनी चाहिए कि जब आप आते हैं और हमारे नेता से मिलते हैं और कहते हैं कि सदन हम मिलजुल के चलाएंगे, देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, और उसके बाद आप अपने ही वादों से मुकर जाते हैं, क्योंकि ये लोग यू टर्न वाले हैं और जुमला वाले लोग हैं। तो इन लोगों के साथ समस्या ये है कि ये जनता की बात को सुनेंगे नहीं और विपक्ष की आवाज को दबाएंगे। तो ये डिप्टी स्पीकर का पद कोई बहुत एक मुद्दा है केवल, लेकिन ये इनकी नीति है और ये नीयत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि वो किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाएं। और ये पूरा स्पीकर का जो खेल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सहयोगियों का पहले चर्चा क्या चल रही थी कि टीडीपी को मिलेगी, फिर हुआ कि नहीं नीतीश बाबू को मिलेगी, लेकिन उनके साथ भी धोखाधड़ी करने का काम किया। तो अब आगे भी अगर ऐसा धोखाधड़ी कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं, सारी चीजें आप ही की रहेंगी। तो फिर इस देश में ये विविधताओं का देश है, इस देश को चलाने के लिए सभी का समावेश करना जरूरी है और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के नेता समझने को तैयार नहीं है। स्पीकर पद को लेकर क्या सहमत है आप? देखिए, स्पीकर पद के साथ क्यों, अब जब ऐसे मुद्दे आएंगे तो हम लोग क्यों सहमत होंगे? जब आप वादा खिलाफी करिएगा, आप इस तरीके से काम को करिएगा, तो आपके साथ हम लोग क्यों खड़े नजर आए? और देश को चलाने के लिए जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़े दल को सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी होती है, विपक्ष में जो दल है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से कहाँ पीछे हट रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से, वो चूंकि तानाशाही वाले नीतियां अभी भी ठीक है, अश्विनी राही जी धीरे धीरे आए। जी जी।